हर खबर कुछ कहती है, सिर्फ उतना नहीं जितना हम समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं आगे। तो मैं अमित मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूं न्यूज इनसाइट, यानी खबरों की वो नजर जहां कोई भी एंगल ना छूट पाए। आज न्यूज इनसाइट में हम बात करेंगे पवार का पॉलिटिकल प्ले, क्या सुप्रिया को मिलेगा दिल्ली का ताज और अजीत को महाराष्ट्र का साज। इस खबर का विश्लेषण करेंगे। दूसरी बड़ी खबर होगी कर्नाटक चुनाव में अब मची खलबली, श्री राम के बाद बजरंग बली, किसके वोटों की चढ़ेगी बलि। और तीसरी खबर, कानून बताने से पहले अब करनी पड़ेगी स्पेशल पढ़ाई ताकि जज साहब कर सके दमदार सुनवाई। इन खबरों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन न्यूज इनसाइट में आपका स्वागत है। आज हमारा विश्लेषण आपको डराने के मकसद से नहीं है, लेकिन सावधान करना जरूरी है। शायद आज की तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाए। जिस गलती का इंतजार पुतिन को लंबे समय से था, आज जेलेंस्की ने वही गलती कर दी। यानी रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है, उस वॉर में यूक्रेन ने आज एक गलती करके रूस को वो मौका दे दिया जिस मौके की तलाश में रूस था। रूस इंतजार कर रहा था कि जेलेंस्की रूस पर आक्रमण करे, क्योंकि रूस के पास दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार हैं। लेकिन उसके बावजूद एक साल से पुतिन की फौजें यूक्रेन के आगे घुटने टेक रही थीं। लेकिन आज जेलेंस्की ने जो तस्वीर दुनिया को दिखाई, वो तीसरे विश्व युद्ध का ट्रेलर हो सकती है, क्योंकि दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक पुतिन के ऑफिस यानी क्रेमलिन पर हमला कर दिया। यूक्रेन द्वारा क्रेमलिन पर 2 ड्रोन अटैक किया गया है। अटैक का मकसद क्या हो सकता है, यह तो बताने की जरूरत नहीं है। पुतिन को कौन मारना चाहता है? क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यह पुतिन को मारने की कोशिश है। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात कही गई है रूस की तरफ से। अब इसके बाद नाटो ना चाहते हुए भी रूस के खिलाफ कुछ खास कर नहीं सकेगा, क्योंकि जेलेंस्की ने रूस पर हमला करके जंग का ऐलान कर दिया है, वो भी पुतिन पर हमला करके, यानी व्यक्तिगत हमला इसे माना जा रहा है। अब पुतिन अपने सबसे घातक जो अब तक नहीं चले हथियार थे, वो सब मिसाइलें इसमें चलाएंगे। और यदि नाटो ने बीच में आने की कोशिश की तो पुतिन न्यूक्लियर वार करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि रूस न्यूक्लियर वेपन लैस देश है। इसलिए अब रूस यूक्रेन वॉर बहुत भीषण होने वाली है। शायद इतनी भीषण कि रूस या यूक्रेन किसी एक का वजूद मिट सकता है, ज्योग्राफिया से उसका नक्शा हट सकता है और उस दिशा में यह जंग जा रही है। रूस की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि रूसी मीडिया और वहां से जो मिल रही खबरें हैं, उसके मुताबिक इस हमले के बाद रूस के स्पीकर ने, यानी वहां के संसदीय स्पीकर जो हैं, उन्होंने जेलेंस्की को मारने का ऑर्डर दे दिया है। ये पुतिन के खिलाफ हमला नहीं, बल्कि रूस के खिलाफ हमला माना जा रहा है। सिर्फ जेलेंस्की ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के बड़े अधिकारियों को भी खत्म करने का निर्देश दे दिया है। दरअसल पिछले दिनों यूएस में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, जिसमें पता चला था कि मई में यूक्रेन के पास हथियार खत्म हो जाएंगे। इसके लीक होने के बाद ही रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे और यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा था। भारी नुकसान को देखते हुए यूक्रेन ने रूस पर काउंटर अटैक करने शुरू कर दिए थे। लेकिन काउंटर अटैक करने के चक्कर में जेलेंस्की इतने आगे निकल गए कि पुतिन पर ही अटैक कर बैठे, और जिसका इंतजार रूस को था। आपको बता दें कि अमेरिकी लीक डॉक्यूमेंट में यह जानकारी पहले भी सामने आई थी कि जेलेंस्की पहले भी रूस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जेलेंस्की को रोक दिया था और कहा था कि यदि तुमने रूस पर हमला किया तो फिर नाटो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि पुतिन इसे वॉर डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन आज जेलेंस्की ने वही गलती कर दी जो अमेरिका भी नहीं चाहता था। क्या अब पुतिन रुकने से रुकेंगे? यह सवाल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब अब सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है और कुछ ऐसे बड़े देशों के पास है जो इस दिशा में शांति की पहल करें। आपको बता दें कि यूक्रेन ने इससे पहले भी पुतिन की हत्या की कोशिश की थी। यूक्रेन के चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस कार्लो बुडानोव ने एक हैरान कर देने वाला दावा किया था कि 25 मई 2022 को पुतिन की हत्या की कोशिश नाकाम हो गई थी। आपको बता दें कि पहले भी कई बार पुतिन को मारने के प्रयास किए गए हैं,
जिसमें अजरबैजान की यात्रा के दौरान 2002 में पुतिन पर हमला हुआ था, जिसमें एक इराकी व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद 2002 में ही एक अन्य प्रयास उस समय किया गया जब उनके काफिले को और उसकी गाड़ी को उड़ाने की कोशिश की गई थी। 2003 में पुतिन की हत्या की प्लानिंग में ब्रिटिश एंटी टेरर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक रूसी सीक्रेट सर्विस का ही व्यक्ति था। वहीं 2012 में भी पुतिन पर चेचनिया के विद्रोही की ओर से हमला किया गया था। इनमें से एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में विद्रोहियों ने टीवी पर आकर कबूल किया था कि उनका लक्ष्य तत्कालीन प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन को ही मारना था। तो वहीं इस हमले पर के बाद रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार क्रेमलिन ने धमकी दी है कि रूस जहां और जब उचित समझे जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी कि रूस अब इस बड़े हमले को करने वाला है और उसकी परिणति क्या होगी यह विश्व को पता है। यूक्रेन से जंग शुरू करने के बाद सारी दुनिया से अलग थलग पड़ चुका था रूस। लगातार प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। चीन को छोड़कर कोई भी देश रूस के साथ खुलकर खड़ा नजर नहीं आ रहा था। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ताइवान को लेकर चीन अमेरिका के खिलाफ सारी दुनिया को लामबंद कर रहा है और रूस से बेहतर अमेरिका के खिलाफ चीन को कौन साथी मिल सकता था। इसलिए चीन ने रूस के साथ खड़ा होना शुरू कर दिया। यानी कि चीन ने अमेरिका के खिलाफ अपनी लॉबी बनानी शुरू कर दी और इसके साथ साथ चीन ने नाटो देशों में भी 2 फाड़ करने शुरू कर दिए। पहले अमेरिका के खिलाफ चीन ने जर्मनी को किया, उसके बाद फ्रांस को किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अमेरिका को लेकर बड़ा बयान दिया था। मैक्रो ने कहा था कि हम अमेरिका की जागीर नहीं हैं, हमें अपने फैसले लेने का हक है। इसके अलावा मैक्रो ने यह भी कहा था कि यूरोप को हथियारों, ऊर्जा के लिए अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। दरअसल मैक्रो चीन की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए थे। यात्रा से लौटते ही मैक्रो ने कहा था कि यूरोप को ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच टकराव में खुद को घसीटने से बचना चाहिए, जिसके बाद अमेरिका बहुत चिढ़ गया था। लेकिन क्या अब रूस और चीन के बीच ये जंग बहुत बड़ा रूप लेने वाली है? क्योंकि इस वक्त रूस और चीन एक पक्ष में जा रहे हैं और फ्रांस और जर्मनी को भी वो अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया 2 गुटों में बंटती जा रही है, एक रूस चीन, दूसरा अमेरिका और नाटो देश। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा अब सीमित नहीं रहने वाला है, ये दायरा बढ़ने वाला है। जिस तरह रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन पर हमला करेगा, यूक्रेन पर हमला हुआ तो नाटो देश आगे आएंगे, यदि नाटो देश आगे नहीं आए तो यूक्रेन का अस्तित्व खत्म, और अगर नाटो देश आगे आए तो ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि रूस फिर से न्यूक्लियर वॉर से पीछे नहीं हटेगा और ये रूस की तरफ से बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है। यूक्रेन भी अब इस मामले में पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के साथ साथ नाटो और अमेरिका की पूरी ताकत रूस के खिलाफ लड़ रही है। और जब न्यूक्लियर वॉर हुई तो सारी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। ये हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा है। इसलिए हमने आपको शुरू में ही ये कहा था कि आज का विश्लेषण आपको डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है। अब भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों की तरफ बड़ी उम्मीद की निगाहों से दुनिया के तमाम देश देख रहे हैं जो इस युद्ध को रोक सकता है। पहले भी युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर पुतिन ने कुछ समय के लिए जंग रोकी थी। ये बात खुद पुतिन ने स्वीकार की थी। अमेरिका, फ्रांस सब जानते हैं कि भारत ही है जो इस युद्ध को रोक सकता है और इसकी बानगी यूक्रेन की तरफ से जो मंत्रिमंडल का एक प्रतिनिधिमंडल आया था उसने भी कहा था कि भारत इस बीच में अगर चाहता है तो दोनों को बिठाकर बात कर सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा कोई बड़ा देश इसमें अगर मध्यस्थता कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है। और भारत को इस विषय में कुछ न कुछ तो सोचना जरूर पड़ेगा, क्योंकि विश्व युद्ध से अगर बचाना है तो खास तौर पर अभी इस वक्त की नजाकत को समझते हुए यहां दखल देना पड़ेगा। भारत की राजनीति पर एक नजर, और वो नजर है कर्नाटक चुनाव पर। इस वक्त कर्नाटक चुनाव में बाकी सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं। सिर्फ अब बजरंगबली और बजरंग दल की ही चर्चा है। यह चर्चा बीजेपी की तरफ से शुरू नहीं हुई है। इस चर्चा को शुरू करने का मौका कांग्रेस ने खुद देकर बीजेपी को चुनाव में आक्रामक होने का मौका दे दिया। क्या है पूरा मामला, आज इसका भी विश्लेषण करेंगे। दरअसल ये सारा विवाद शुरू हुआ कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र से,
जब कांग्रेस ने कहा कि वो पीएफआई और बजरंग दल जैसे उन सभी संगठनों पर बैन लगाएगी जो सामाजिक भाईचारे को खत्म करने की बात करते हैं। बस उसके बाद तो इस मुद्दे पर जमकर सियासत होने लगी और होनी जरूरी भी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और कहा कि कांग्रेस ने पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब बजरंगबली को ताले में बंद करना चाहती है। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक में पीएफआई और बजरंग दल दोनों को एक साथ बैन करने की बात कहकर क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया, यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी जो चाहती थी उसे बिना मांगे वो दे दिया गया। श्री राम के सहारे यूपी की नैया पार लगाने वाली बीजेपी को कर्नाटक में राम भक्त हनुमान का सहारा मिल गया और कुछ ऐसी ही गलती कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी की थी। अपने घोषणा पत्र में हरिद्वार में मस्जिद बनाने की घोषणा करके कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया था, जिसके बाद चुनाव में पिछड़ रही बीजेपी ने बाजी ही पलट दी थी। वैसे ही कुछ गलती कांग्रेस ने कर्नाटक में भी तो नहीं कर दी है, क्योंकि जो पीएफआई भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से सरकार को उस पर बैन लगाना पड़ा था, उसकी तुलना या उसकी समकक्षता बजरंग दल से करना कहीं कांग्रेस को फिर से महंगा ना पड़ जाए। बीजेपी को तो बैठे बिठाए मौका मिल गया है। इस पर बीजेपी ने कहा है कि यह बजरंग बली का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपनी रैलियों में दो बार बजरंग बली के जरिए कांग्रेस को घेरा। पीएम ने मुदबिदेर की एक चुनावी जनसभा में अपने भाषण की शुरुआत बजरंग बली के जयकारों से की। प्रधानमंत्री ने तो खुद हनुमान जी की जय बोला ही रैली में मौजूद हजारों लोगों से बजरंग बली के लिए जय बुलवाया। अब बात करते हैं बजरंग दल की। सबसे पहले बात, बजरंग दल नाम कैसे पड़ा? जब अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, विनय कटियार उन दिनों हिंदूवादी युवा नेताओं में से एक थे। विनय कटियार ने कहा, प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हमेशा बजरंग बली आगे रहे हैं और इस बार भी प्रभु श्री राम और माता जानकी की यात्रा की सुरक्षा बजरंग बली के ही भक्त करेंगे और इसी के साथ इस संगठन का नाम बजरंग दल रख दिया गया। अब आपको बताते हैं कि क्या है बजरंग दल का काम और क्यों हुई थी स्थापना। बजरंग दल हिंदूवादी संगठन है और विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा है। सेवा, सुरक्षा और संस्कृति ये बजरंग दल का नारा है। बजरंग नाम भगवान हनुमान पर आधारित है। 8 अक्टूबर 1984 को यूपी में बजरंग दल की स्थापना हुई थी। इसका मकसद लोगों को हिंदुत्व के बारे में बताना था। बाद में इसमें युवा, साधु संत जुड़ गए। इस दल का विस्तार पूरे भारत में हो गया। इसके निर्माण के पीछे की एक बड़ी वजह यह भी थी कि जब विश्व हिंदू परिषद की यात्रा चल रही थी यूपी में, तब कांग्रेस की सरकार थी। विश्व हिंदू परिषद की इस यात्रा को लेकर धमकियां मिल रही थी। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने यात्रा को सुरक्षा देने से साफ मना कर दिया था। तब कुछ युवाओं ने अपनी इस यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने का ऐलान किया था। यात्रा की सुरक्षा संभालने के बाद युवा जोश और उत्साह को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल को कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी। इसमें धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण, धार्मिक स्थलों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए आंदोलन और संघर्ष करना, गौ संरक्षण, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाना जैसे दहेज प्रथा, अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव, फिल्मों, विज्ञापन के जरिए फैलाए जाने वाले अश्लीलता का विरोध करना, अवैध घुसपैठ का विरोध करना, धर्म परिवर्तन को रोकने जैसा काम शामिल था। इसके अलावे सनातन धर्म को लेकर युवाओं को जागरूक करने का काम भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सौंपा गया था। उसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। युवाओं को शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए खेल प्रतियोगिताओं और अखाड़े का आयोजन बजरंग दल की तरफ से किया जाता रहा है। अब आपको बजरंग दल से जुड़ी कुछ खास बातें भी बताते हैं। बजरंग दल का दावा है कि देश भर के 13 लाख से ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं उनसे। बजरंग दल की तरफ से युवाओं के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है और आने वाले दिनों में 50 लाख युवाओं को बजरंग दल से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष विनय कटियार हैं। आपको बता दें कि बजरंग दल का विवादों से पुराना नाता रहा है और जो इनके लिए विश्व हिंदू परिषद ने मानक तय किए थे, उन मानकों से कहीं ना कहीं बजरंग दल थोड़ा इधर उधर भी हुआ है। इन पर बड़े आरोप भी लगे हैं और उस आरोप की भी चर्चा हम जरूर करेंगे। इन पर आरोप है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बजरंग दल के कार्यकर्ता परेशान करते हैं। कई मस्जिदों और चर्चों पर हमले के आरोप भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लग चुके हैं और कई मामले कोर्ट में भी हैं। इसके अलावा वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों को परेशान करने का भी आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमेशा लगता रहता है। और इसके अतिरिक्त कई ऐसी चीजें जो
कानून के नजर में गलत हैं, उसके आरोप भी बजरंग दल पर लगे हैं और बजरंग दल के कई नेता उन आरोपों के चक्कर में अदालतों के भी चक्कर काटते रहते हैं। अब बात, क्या कभी बजरंग दल पर इससे पहले बैन लगाया गया? तो आपको बता दें कि बजरंग दल की स्थापना के बाद से आज तक इस संगठन पर एक ही बार राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा है और यह प्रतिबंध 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान लगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद बजरंग दल पर इसमें शामिल होने का आरोप लगा था, लेकिन इसके एक साल बाद जब बजरंग दल पर एक भी आरोप सिद्ध साबित नहीं हुए तो यह प्रतिबंध 1993 में हटा लिया गया। लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने फिर से इस पर बैन का मुद्दा उठाकर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। क्योंकि इस संगठन का नाम हनुमान जी से मिलता है तो बीजेपी इसे कर्नाटक के सम्मान से जोड़कर भुना रही है। दरअसल हनुमान जी का कर्नाटक से बहुत गहरा संबंध रहा है। उत्तरी कर्नाटक में हम्पी नाम का एक शहर और कस्बा, जहां अंजनाद्री नाम का एक पर्वत है और ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था। ये पर्वत जिस हम्पी नाम की जगह पर है वो पहले किष्किंधा राज्य का हिस्सा था। किष्किंधा राज्य का उल्लेख रामायण में भी मिलता है, इसलिए बीजेपी इसे कर्नाटक चुनाव से जोड़कर देख रही है। अब यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि बजरंगबली किसके वोटों की बलि लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ये साफ कह रही है कि वो किसी ऐसे दल या धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहती, क्योंकि जो दल या जो घटक, जो संगठन समाज में आपसी भाईचारा खत्म करते हैं, आपसी द्वेष को बढ़ाते हैं, उन तमाम संगठनों पर बैन लगेगा, जिसमें पीएफआई एक है और दूसरी तरफ बजरंग दल भी है। तो कांग्रेस से ये चूक हुई या कांग्रेस ये जानबूझकर कर रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में कर्नाटक में कन्नड़ भाषी और खास तौर पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो इस बात से कांग्रेस को वोट कर सकता है। कांग्रेस ने भी इस बात को काफी हद तक सोचा होगा, लेकिन फिलहाल जो मामला दिखता है, जहां बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, वहां कांग्रेस ने बैठे बिठाए एक मुद्दा तो उसे जरूर दे दिया है। अब देखते हैं कि चुनावी परिणाम क्या होते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर दोनों तरफ से राजनीति जमकर हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीति की वानगी यही कहती है कि अगर आपके पास मुद्दा है तो उसे भुनाएं और अगर नहीं भुना पाए तो फिर घर बैठें। तो कांग्रेस ने अपने मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की है और उसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। दोनों तरफ से प्रतिवाद और वाद का सिलसिला, यानी आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब कर्नाटक की जनता को यह तय करना पड़ेगा कि क्या वाकई में कांग्रेस के दावों में दम था या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उनके दावों में दम है। और अब एक और बड़ी खबर, यानी महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, जिसका जिक्र हमने कल भी अपने न्यूज इनसाइट में किया था, शरद पवार की चुप्पी और शरद पवार के इस्तीफे को लेकर। शरद पवार की चुप्पी, यानी पवार और उस चुप्पी पर हावी है जो पॉलिटिक्स, आज इस पॉलिटिक्स का तोड़ ढूंढने में पूरी एनसीपी लगी रही, लेकिन पवार टस से मस नहीं हुए। और पवार के करीबी एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि पवार अभी भी समय मांग रहे हैं। क्या पवार समय मांग रहे हैं या उचित समय का इंतजार कर रहे हैं, यह समझने की कोशिश हम करेंगे। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद से एनसीपी के नेताओं में बहुत खलबली मची हुई है। और मचे भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके पार्टी का अब सिरपरस्त नेता जो है वो इस्तीफे की पेशकश कर चुका है। पार्टी के नेता इस बात का जवाब ढूंढने में लगे हैं कि अब आगे क्या होगा। अगर शरद पवार इस्तीफे पर अड़े रहे तो पार्टी की कमान कौन संभालेगा, सुप्रिया सुले और अजीत पवार को कौन कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, इसे विस्तार से समझते हैं कि अब शरद पवार का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। शरद पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और शरद पवार के विषय में एक बात कही जाती है कि शतरंज की बिसात बिछते ही पवार ये जान लेते हैं कि कैसे घोड़े की अगली चाल चली जाएगी, यानी ढाई घर का घोड़ा कैसे चला जाएगा, ये पवार बिसात बिछाते ही समझ जाते हैं। और शायद पवार की राजनीति की ये खासियत है, ये वानगी है कि वो घोड़े को उचित तरीके से ढाई घर चलाते हैं, पीछे लेते हैं और फिर जो सामने वाला पक्ष है उसे मात देते हैं। पवार कहीं यही शह मात का खेल तो नहीं खेल रहे हैं अपने इस्तीफे के जरिए। ये शह और मात का खेल जो है वो पवार की राजनीति का एक बड़ा प्रतिबिंब है, जिसे पवार कई बार दिखाते रहे हैं। पवार को मालूम है कि उनके किस कदम से पार्टी और उनकी छवि पर क्या असर पड़ सकता है। यही कारण है कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है कि वह अपनी ही पार्टी
नहीं बल्कि देश के अन्य राजनीतिक दलों को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति में हमेशा वक्त की नजाकत को समझना जरूरी होता है और पवार वक्त की नजाकत को बाखूबी समझते हैं। साथ ही मौजूदा हालात में इस घटनाक्रम को हम अगर देखें तो एनसीपी के भविष्य पर 4 तरह के कयास लगाए जा सकते हैं और जिन कयासों पर संभवतः पवार ने भी कई बार सोचा होगा, क्योंकि पवार भी विकल्प जरूर सोचते हैं और सोचना राजनीतिक नेताओं का काम भी होता है। सबसे ज्यादा संभावना किस बात की है, इसकी हम चर्चा करेंगे, यानी जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर चर्चा जरूरी है। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि शरद पवार खुद अध्यक्ष बने रहें और 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए जाएं। माना जा रहा है कि शरद पवार पार्टी में अपनी शक्ति देखना चाहते हैं। इस्तीफे के बाद शरद पवार ने वो तमाम ताकतें अपने पास फिर से केंद्रित कर ली जो थोड़ी बहुत इधर उधर हुई थी। यानी आप इशारा समझ रहे होंगे कि अजीत पवार पिछले दिनों जिस तरह से एक दबाव की रणनीति बना रहे थे, खास तौर पर एनसीपी के ऊपर, शरद पवार के ऊपर और महाविकास अघाड़ी के ऊपर, और उस दबाव से ये बात भी शामिल थी कि उनके पास एनसीपी का एक धड़ा है जो कई बार खबरों में भी आया और कुछ लोगों की जुबानों से भी आया कि कुछ लोग शरद पवार के साथ हैं तो बहुत से लोग अजीत पवार के भी साथ हैं, और अजीत पवार इसी को लेकर कभी भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, कभी भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ भी दिखे थे। अब पवार के इस्तीफे की पेशकश ने अजीत पवार के पूरे प्लान को धराशायी कर दिया। अब बड़ी संख्या में लोग पवार से इस्तीफा लेने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में अजीत बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। ऐसे में संभव है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले, साथ ही पार्टी चलाने के लिए 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाएं। दूसरी संभावना, ये संभावनाएं हैं जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं। दूसरी संभावना यह है कि बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार को अपनी विरासत सौंप दें। हो सकता है कि 2 कार्यकारी जो अध्यक्ष बने उनमें ये दोनों शामिल हों, लेकिन पवार परिवारवाद की राजनीति यहां दिखाएंगे नहीं। एनसीपी के नए अध्यक्ष को लेकर 2 बड़े दावेदार हैं। शरद पवार के भतीजे, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार का नाम इसमें सबसे पहले आता है। अजीत पार्टी प्रमुख के लिए सबसे बड़े दावेदार हैं। पार्टी पर उनका काफी प्रभाव है। यही कारण है कि जहां शरद पवार खुद नहीं होते हैं वहां अजीत को भेजा जाता है। अजीत ने अब पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शपथ ले ली थी। बगावत के बावजूद जब वापस अजीत शरद पवार के साथ गए तो महाविकास अघाड़ी की सरकार में अजीत को डिप्टी सीएम शरद पवार ने बनवाया। इसके बाद जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी तो भी शरद पवार ने अजीत को नेता प्रतिपक्ष बनाया। अजीत के साथ सबसे बड़ी ताकत पवार नाम की है और शरद पवार के भतीजे होने की है। अजीत के साथ पवार शब्द ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे चोली दामन का साथ, क्योंकि वो उनके भाई के ही बेटे हैं। ऐसे में संभव है कि पार्टी की बागडोर अजीत पवार को दी जा सकती है। हालांकि जब अजीत से इस बाबत सवाल पूछा गया कि अगर उन्हें शरद पवार अध्यक्ष बनाएं तो वो क्या बनेंगे, इस पर अजीत पवार ने साफ इनकार कर दिया। बोले इसका सवाल ही नहीं बनता, ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अब अजीत को ये लगता है कि पार्टी का सबसे बड़ा धड़ा जो है वो इस वक्त शरद पवार की तरफ उम्मीदों से देख रहा है कि वो क्या फैसला लेते हैं, और वो फैसला हरगिज इस तरह का नहीं होगा। दूसरी तरफ शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले अध्यक्ष पद की सबसे बड़ी और दूसरी प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। सुप्रिया तेज तर्रार नेता हैं और बोलने में काफी माहिर हैं। उनकी वाक्शैली से लोग कायल हो जाते हैं। सुप्रिया ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। ऐसे में संभव है कि पार्टी की कमान आगे आने वाले दिनों में सुप्रिया को मिले। दिल्ली की राजनीति में सुप्रिया शरद पवार के प्रतिनिधि के तौर पर प्रफुल्ल पटेल के समकक्ष मानी जाती है। यानी जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटी दिल्ली में होती है उसमें सुप्रिया सुले एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वैसे तो पवार के प्रतिनिधि के तौर पर प्रफुल्ल पटेल ही दिल्ली की राजनीति देखते हैं, लेकिन सुप्रिया का कद भी कोई कम नहीं है। तीसरी संभावना यह भी है कि किसी करीबी को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। इस बात की संभावना काफी है कि एनसीपी भी उन दलों में शुमार है जिस पर बीजेपी हमेशा से परिवारवाद का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस ने हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। लंबे समय के बाद कांग्रेस ने गांधी परिवार के बाहर से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया।
ऐसे में संभव है कि एनसीपी में भी पवार परिवार के बाहर किसी को अध्यक्ष बना सकते हैं और इससे दो फायदे होंगे, यानी परिवारवाद का आरोप जो भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर लगा रही है वो भी धुल जाएगा और दोनों यानी सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच जो पावर टसल है वो भी थम जाएगी और असली मालिक जो होंगे शरद पवार हमेशा के लिए रहेंगे। इसमें जो भी हो वो पवार परिवार के करीबी होंगे, क्योंकि अगर बाहर का व्यक्ति भी होता है तो वो पवार परिवार का करीबी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी शर्तें ही माननी पड़ेगी। इसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, जयंत पाटिल जैसे कुछ नाम काफी चर्चा में हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल फिलहाल इस दौर से अपने आप को अलग रख रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको पहले हम सुनवाते हैं। नहीं, मुझे कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है कि अध्यक्ष बनूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम जो भी पवार साहब के फैसला पहले क्या होता है उसके बाद ही ये अगले फैसले की बात हम करेंगे। अब जो चौथी संभावना है वो ये है कि सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय तो अजीत को सूबे की कमान सौंप दी जाए। इस तरह की भी चर्चा है कि अभी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सांसद हैं और राष्ट्रीय राजनीति में वो काफी दखल भी देती हैं। वहीं अजीत पवार की महाराष्ट्र की राजनीति पर अच्छी पकड़ है। ऐसे में संभव है कि सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय राजनीति सौंप दी जाए और अजीत पवार को महाराष्ट्र की कमान दे दी जाए। ये तो हुई एनसीपी के भविष्य की बात। अब ये समझना भी जरूरी है कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद से विपक्षी दलों में भी काफी हलचल है और वो क्यों है। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से विपक्षी दलों में हलचल तेज हो गई है। अभी तक शरद पवार विपक्षी एकजुटता के लिए काफी प्रयास कर रहे थे। यह काम वो विपक्ष की धुरी के तौर पर कर रहे थे और विपक्ष के बड़े नेताओं में पवार शुमार हैं और यही वजह है कि ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और तमाम बड़े नेता उनकी बात मानते हैं और वो कांग्रेस के साथ आने के लिए सिर्फ शरद पवार और नीतीश कुमार की बात पर आगे आ सकते हैं। अगर ऐसे में शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष नहीं रहे तो विपक्षी एकजुटता के लिए एक झटका माना जाएगा। हालांकि पवार ये कह रहे हैं कि वो विपक्षी एकता के लिए ही काम करेंगे। एनसीपी का एक गुट भाजपा के साथ गठबंधन भी चाहता है। ऐसे में अगर एनसीपी नए अध्यक्ष ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो विपक्षी एकता को झटका लग सकता है। हालांकि पवार अपनी भूमिका और बड़ी करना चाहते हैं और वो भूमिका विपक्ष की एकता को लेकर ही होगी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा काफी ज्यादा है कि पवार के ऊपर कुछ न कुछ तो दबाव है। क्या वो दबाव परिवार का है या फिर वो दबाव औद्योगिक घराने का है, क्योंकि पवार की भूमिका शुगर इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मानी जाती है। ऐसे में क्या यह फैसला किसी दबाव के तहत लिया गया है या फिर अपनी पार्टी में अपना दबदबा बनाने के लिए है, क्योंकि इन दिनों दोनों का असर विपक्ष की एकता पर दिखाई देगा। पवार के काफी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात भारत के कई औद्योगिक घराने के साथ हैं और विपक्ष के नेता ये बात जानते हैं कि अगर पवार विपक्ष की धुरी बने तो उसका फायदा उन्हें मिलेगा। और अब एक ऐसी खबर जो सर्वोच्च अदालत की तरफ से अपनी ही निचली अदालतों और उनके न्यायाधीशों के ऊपर दी गई। बहुत खास है ये खबर जो आगे चलकर न्यायपालिका के लिए एक नजीर बनेगी। क्या था ये मामला, इस पर एक नजर डालते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी आई है। यूपी में एक सेशन जज को आरोपियों को जमानत न देना भारी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक सेशन जज से न्यायिक अधिकार वापस लेने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही उन्हें स्किल्स डेवलप करने के लिए जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग पर भेजने के लिए कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को अपनी टिप्पणी में कहा था कि अगर कोई बार बार ऐसे फैसले सुनाता है तो उससे न्यायिक जिम्मेदारी ले ली जाएगी और उसे ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच को बताया गया था कि जज निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर एक हलफनामा दायर करने को भी कहा है। एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने 2 ऐसे मामले कोर्ट के सामने रखे थे जिसमें जमानत के आदेश नहीं दिए गए। शादी से जुड़े विवाद के मामले में लखनऊ के सेशन जज ने आरोपी, उसकी मां और पिता और भाई को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई थी। वहीं दूसरे मामले में एक आरोपी कैंसर से पीड़ित था। इसके बाद भी गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। बेंच ने निराशा जताते हुए कहा कि ऐसे बहुत से आदेश दिए जा रहे हैं जो हमारे आदेशों से बिल्कुल मेल नहीं खाते, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसकी पालना नहीं हो रही है, ये कोर्ट के कहने का मंतव्य था।
कोर्ट में कानून के आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं। 10 महीने पहले फैसला देने के बाद भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है। ये कोर्ट की टिप्पणी है। बेंच ने कहा कि 21 मार्च को हमारे आदेश के बाद भी लखनऊ के सेशन जज ने इसका उल्लंघन किया। हमने इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट के संज्ञान में भी डाला। हाईकोर्ट को इस मामले में जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए और जजों को न्यायिक कुशलता को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में पुलिसिया शासन की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जहां कस्टडी की जरूरत ना हो तो 7 साल से कम की सजा वाले केसों में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया है और वो जांच में सहयोग कर रहा है तो उसे चार्जशीट दाखिल करने के बाद ही हिरासत में लिया जाना चाहिए। जुलाई में कोर्ट अपने एक फैसले में ये बात कह चुका है कि ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी है कि संविधान की गरिमा को बनाए रखे और ये बहुत बड़ी बात कोर्ट की तरफ से की गई, क्योंकि अब तक कोर्ट के फैसले व्यक्ति विशेष या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर होते थे या कोई विवाद पर वो फैसला देता था। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि कोर्ट अपने ही मातहत कोर्ट को यानी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों खासतौर सेशन कोर्ट को ये निर्देश दिया है और उनके जजों को ये निर्देश दिया है कि वो किस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो मूल्य निर्धारित किए हैं अपने नियमों के द्वारा, अपने घोषणाओं के द्वारा और अपने फैसलों के द्वारा, उन फैसलों का अमल हो। ये फैसले जो हैं वाकई में बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, खास तौर से बेल को लेकर। और बेल को लेकर कई बार आपने सुना होगा कि कोर्ट में ये दलील वकील की तरफ से दी जाती है कि अमुक फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और इसके आधार पर आप बेल दे सकते हैं। फिर सेशन कोर्ट क्यों बेल नहीं देता है, इस बात की तस्दीक पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने की है कि उनके अधिकार क्या है और उन अधिकारों का पालन करते हुए साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजीर समझते हुए वो बेल दे सकते हैं। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वो नजीर बनने वाली जो फैसला है उस पर थी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का बूम है। हर कोई इसी बात को कर रहा है कि चैट जीपीटी आने के बाद तो युवाओं में इसका अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके आने के बाद इसके खतरे और फायदे दोनों को लेकर एक बहस छिड़ गई है। इसी बीच मैकफी की एक रिपोर्ट सामने आई है जो चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ है जो सच में डराने वाला है। इस न्यूज़ का पूरा विश्लेषण हम करेंगे, जिसके बाद आप आर्थिक रूप से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो काफी संजीदगी से इस रिपोर्ट को आप देखें। मैकफी ने द आर्टिफिशियल इम्पोस्टर नाम की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि देश में 10 में से 7 लोग वास्तविक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनाई आवाज में अंतर नहीं कर पाते। इनमें से करीब आधे यानी 47% लोग तो ठगी का भी शिकार हो चुके हैं। इन लोगों का दावा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिन्हें वो जानते भी नहीं थे, उनकी एआई वॉइस के चलते स्कैम का शिकार उन्हें होना पड़ा और अपने पैसे गंवाने पड़े। ये वैश्विक औसत 25% से करीब 2 गुना है। मैकफी की रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रॉड का शिकार 83% भारतीय ने नुकसान की सूचना दी है। इनमें से 48% ने 50,000 रुपए से ज्यादा के नुकसान की बात कही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अब देश में वॉइस क्लोनिंग के घोटाले बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी दोस्त और परिवार के सदस्यों की आवाज में हेरफेर करने के लिए एआई टेक्नोलॉजी का बाखूबी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 86% भारतीय हफ्ते में कम से कम एक बार अपना वॉइस डेटा ऑनलाइन साझा करते हैं, जिससे वॉइस क्लोनिंग स्कैमर्स के हाथों में एक तेजी से शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 69% भारतीय एक क्लोन और आवाज और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर पाते, जिससे धोखेबाजों के लिए लोगों को अपनी योजनाओं में फंसाना आसान हो जाता है। वॉइस क्लोनिंग से गड़बड़ी में सबसे आम तरीका नकली वॉइस मेल या वॉइस नोट भेजना है। इसमें घोटालेबाज किसी के संपर्क में होने का नाटक करते हैं या फिर पीड़ितों के संपर्कों को सीधे कॉल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 66% उत्तरदाताओं ने कहा कि वो ऐसे वॉइस मेल या वॉइस नोट का जो जवाब देंगे कि संकट में घिरे किसी दोस्त या प्रियजन का वॉइस है तो लोग धोखा खा जाएंगे। लोग अपने नजदीकी को मुसीबत में देखकर कुछ समझ नहीं पाते हैं।
वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि मदद के लिए पैसे भेजने लगते हैं और भेजते भी हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सबसे ज्यादा उन संदेशों पर मदद मिलने की संभावना रहती है जिनमें भेजने वाला किसी लूट का शिकार हुआ हो, कार दुर्घटना, बटुआ गुम हो जाना या फिर विदेश यात्रा के दौरान पैसों की जरूरत के संदेशों को प्रतिक्रिया मिलने की संभावना ज्यादा होती है। यानी ऐसी ये चीजें हैं जिस पर आप अपने आप को रोक नहीं सकते। आपके जानने वाले, रिश्तेदार, दोस्त कोई भी हो सकते हैं जिनका वॉइस कॉपी करके आपको उस दूसरे वॉइस में पैसे की डिमांड की जाती है और फिर आप न चाहते हुए वो मांग फुलफिल कर देते हैं। अप्रैल माह में हुए सर्वे में भारत समेत 7 देशों के 7,000 लोगों को शामिल किया गया था। शोधकर्ताओं का दावा है कि स्कैमर्स को किसी भी देश के लहजे की नकल करने में कोई समस्या पेश नहीं आई। रिसर्च में मानते हैं कि एआई वॉइस स्कैम का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन इसके संकेतों को ध्यान से देखेंगे तो जोखिम कम हो जाएगा। ये क्या संकेत हैं, इसे आप समझिए। तत्काल जरूरत। धोखेबाज जानते हैं और जताते हैं कि उन्हें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, साथ ही उन्हें यह मदद तत्काल चाहिए जिस पर आप चुप रहें। पैसों की मांग। स्कैमर्स पैसे मांगने के साथ किसी विशेष खाते में फंड ट्रांसफर के लिए कह सकते हैं। उनका व्यवहार असामान्य, आवाज बदली सी लगती है तो भी आपको चौकन्ना होने की जरूरत है। गैर जरूरी डिमांड। स्कैमर व्यक्तिगत जानकारी या लॉगिन के जानकारी मांग रहा हो तो आप मत दें। एक और सर्वे में एआई के खतरे को बताया गया है कि लोकल सर्कल की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 3 साल में करीब 39% परिवार ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार बने। इनमें से सिर्फ 24% को ही उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया। इस रिपोर्ट के लिए एक सर्वे कराया गया जिसमें देश के 331 जिलों के 32,000 लोगों की राय ली गई। इसमें 66% पुरुष और 64% महिलाएं थी। सर्वे में शामिल 39% लोग पहली श्रेणी के शहरों से, 35% दूसरी और 26% तीसरी और चौथी श्रेणी के शहरों व ग्रामीण इलाकों से थे। इस सर्वे में से बनी रिपोर्ट को अगर आपको समझना है तो आपको लोगों से पूछे गए सवाल और उनके जवाब का परसेंटेज समझना होगा। पहला सवाल किया गया था कि क्या पिछले 3 साल में आप या आपके परिवार का कोई सदस्य ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। इस सवाल के जवाब में 9% लोगों ने जवाब हाँ में देते हुए बताया कि एक नहीं, उनके परिवार के कई सदस्य फ्रॉड का शिकार हुए हैं। 30% लोगों ने बताया कि उनके परिवार का एक सदस्य ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। 57% लोगों ने ना में जवाब दिया, जबकि 4% लोगों को पता नहीं कि वो कभी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं या नहीं। वहीं दूसरे सवाल में पूछा गया कि क्या पिछले 3 सालों में आपने या आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी का अनुभव किया है, जिसके जवाब में 16% लोगों ने बताया कि वो ऑनलाइन तो नहीं लेकिन अन्य तरीकों से धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। 3% लोगों ने कहा कि वो कुछ कह नहीं सकते। 10% लोगों ने एटीएम कार्ड से धोखाधड़ी की बात मानी, तो 23% लोगों ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से धोखाधड़ी की बात कही। 10% ने बैंक खाता में धोखाधड़ी और 13% ने खरीदी और बिक्री वेबसाइट से धोखाधड़ी का शिकार होने की बात भी कही। इसके साथ 13% लोगों ने यह भी कहा कि वेबसाइट ने पैसा तो लिया लेकिन सामान नहीं भेजा, और ये बहुत बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। वहीं तीसरे सवाल में पूछा गया कि क्या 3 साल में धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद पैसा वापस मिला, जिसके जवाब में सिर्फ 10% लोगों ने संबंधित प्लेटफॉर्म पर शिकायत करने पर पैसा वापस आने की बात स्वीकारी। 6% लोगों ने संबंधित अधिकारी को शिकायत की और पैसा वापस आ गया। 41% लोगों ने बताया कि उनका पैसा अब तक वापस नहीं आया है और मामला लंबित है। 17% लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें शिकायत कहां करनी है, उन्हें ये पता ही नहीं। 12% ऐसे लोग हैं जो मान चुके थे कि उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए शिकायत न करने का फैसला लिया गया। 6% ने कहा कि वो कुछ कह ही नहीं सकते। इन सवालों और उनके जवाब के प्रतिशत से आप जान और समझ तो गए होंगे कि ऑनलाइन ठगी तेजी से बढ़ रही है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से ठगी का काम अभी कम है, लेकिन ये तेजी से बढ़ रहा है, जो चिंता की बात है और इस पर आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे और नुकसान तो कई एक्सपर्ट से आपने सुने होंगे, लेकिन जिसने इसे बनाया यानी इसके रचयिता के बारे में क्या सोचना है, वो इसके भविष्य के लिए अच्छा मानते हैं या फिर बुरा, ये अहम हो जाता है हमें जानना। तो अब हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को विकसित करने का श्रेय जेफरी हिंटन को जाता है, जिन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है। उन्होंने हाल ही में एआई के खतरे को बताने के लिए गूगल की अच्छी खासी अरबों की नौकरी छोड़कर एक दूसरी फर्म ज्वाइन किया। जिस तरह अमेरिका को एटम बम बनाने का सुझाव देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती माना था, साथ ही ये भी कहा था कि ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे ही कुछ आशंका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जेफरी हिंटन ने भी जताई है। हिंटन ने एआई से पैदा होने वाले खतरों के बारे में आगाह करते हुए कहा है कि ये देखना मुश्किल है कि आप बुरे लोगों को बुरी चीजों के लिए एआई इस्तेमाल करने से कैसे रोक सकते हैं। ये एक चैलेंज है। जेफरी हिंटन ने गूगल से अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि हमने जिस तकनीक को विकसित किया है उससे इंसानों को कई खतरे हो सकते हैं। जेफरी ने जीवन भर एआई तकनीक पर काम करने के लिए पछतावा भी जताया और कहा कि अगर वो इस पर काम नहीं करते और कोई और करता, उनके मुताबिक जैसे जैसे कंपनियां एआई तकनीक में सुधार कर रही हैं, उन्हें लगता है कि खतरा बढ़ता जा रहा है। बता दें कि जेफरी हिंटन ने एआई समेत कई तकनीकी को विकसित की है, जिसके लिए वो नोबेल पुरस्कार से नवाजे भी गए हैं। वो 2013 से गूगल के लिए काम कर रहे थे, लेकिन हिंटन के बाद इस्तीफे के बाद एआई की तुलना एटम बम से होने लगी है। जैसे एटम का अच्छा होना, इस्तेमाल करना और उससे लाइट और बिजली और तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल होने से दुनिया तबाह भी हो सकती है। और इसका उदाहरण हिरोशिमा और नागासाकी के रूप में आप और दुनिया दोनों देख चुकी है। इसके अलावा इजराइल के इतिहासकार युवाल नोआल हरारी ने भी एआई को खतरनाक बताया है। हिब्रू यूनिवर्सिटी में इतिहास के लेक्चरर और सेप्सियंस किताब के लेखक हरारी के अनुसार एआई ने मानव सभ्यता के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लिया है। यानी एक बात तो साफ है कि एआई का अच्छा इस्तेमाल भविष्य के लिए है, लेकिन गलत इस्तेमाल खतरनाक है। आज के समय में एआई के इस्तेमाल को लेकर जो आशंकाएं हैं वो काफी बुरी हैं। अगर इसके इस्तेमाल और इसके प्रसार को रोका नहीं गया या फिर इसके इस्तेमाल का दायरा तय नहीं हुआ तो ये लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। एआई इंटेलिजेंस अभी शुरुआती दौर में ही है, लेकिन अभी भी इसके जरिए फ्रॉड की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि ये वो वॉइस सैंपल बना रहा है, हूबहू तस्वीर बना रहा है जो इस दुनिया में नहीं बल्कि जीवित नहीं है उनकी भी तस्वीर बना रहा है और उनके वॉइस में भी फ्रॉड कर रहा है, जिसका गलत दिमाग वाले या ठग इस्तेमाल कर लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। यानी एआई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है इसे आप बाखूबी समझें, और सबसे बड़ी बात है कि आप कैसे सतर्क रह सकते हैं। यानी जो गाइडलाइंस हमने आपको समझाई उसे बदस्तूर अपने जीवन में लागू करें। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे की मांग कर रहा है तो सबसे पहले उनके परिवार के सदस्य से पूछें क्या वो व्यक्ति वाकई में परेशान है या फिर ये फ्रॉड कॉल है। आपको समझ में आ जाएगी चीजें। चीन के मोबाइल ऐप पर भारत सरकार लगातार प्रतिबंध लगा रही है। बावजूद इसके चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत में वो किसी न किसी रूप में फिर से अपने ऐप लॉन्च कर देता है, जिससे भारतीयों का डाटा और पैसा दोनों ही खतरे में है। हम इसी खतरे से आपको आगाह करेंगे। इसी न्यूज़ की इनसाइट के बारे में आपसे बात भी करेंगे। चीन की तरफ से कभी सीमा पर कभी आपके मोबाइल पर खतरे की घंटी बजती रहती है, जिसकी जद में हम और आप तो हैं ही, सेना के लोग भी हैं। चीन के डेटिंग, चैटिंग, ट्रेडिंग और लोन ऐप से खतरा। ऐसे 250 खतरनाक ऐप गूगल प्ले स्टोर पर हैं और 35 ऐप स्टोर पर मौजूद हैं। भारत सरकार ने 2020 से अब तक 232 चीनी ऐप पर बैन लगाया है, लेकिन 300 से ज़्यादा ऐप देश में वापस आ गए हैं। इन ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लगता है ये ऐप हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया की हैं, लेकिन असल में ये चीनी कंपनियां इन्हें प्रॉक्सी लोकेशन से चला रही हैं। एक्सपर्ट्स की मदद से इन ऐप्स को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट तैयार की गई है, जो जल्द केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इन ऐप्स को लेकर दावा किया गया है कि ये ऐप भारत में ऑनलाइन वेश्यावृत्ति तक करा रही हैं और छोटे कस्बों, गांवों की एलीट क्लास की लड़कियों और महिलाएं इनका शिकार हो रही हैं। लड़कियां और महिलाएं मनोरंजन के नाम पर इन सोशल मीडिया ऐप्स से जुड़ती हैं, फिर इन्हें बात करने, मिलने और ऑफर मिलने लगते हैं। इसके लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं। महिलाओं को लंबी बात करने के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये महीने के मिलते भी हैं। लोग स्टार दें तो हर स्टार के 500 रुपये अलग से मिलते हैं। यानी ये कमाई 70 से 80 हज़ार रुपये महीने तक जा सकती है।
लेकिन पैसों की लालच में लड़कियां और महिलाओं को इसके खतरे का आभास नहीं होता। ज्यादातर लड़कियों की वॉइस और वीडियो कॉल के जरिए हुई बातचीत ऑनलाइन लीक हो जाती है या फिर काम करने से मना करने पर ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये कई बार तो लीक भी कर दी जाती है जानबूझकर, क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड है जिससे इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। कई केस में तो ये लड़कियां आत्महत्या की नौबत तक पहुंच जाती हैं और वो कदम भी उठाने को मजबूर होती हैं। अब आपको बताते हैं कि ये ऐप कौन सी है जो चीन के सर्वर में डाटा भेजती है। चीन की सिर्फ 5 ऐप के पास 13 करोड़ 50 लाख लोगों का डाटा है। एक ऐप तो मुथूट जैसी दिखती है जो फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर फाइनेंस कंपनी बन गई है। सरकार ने जिसे बैन किया है उस यूएम के नए वर्जन पर 10 करोड़ यूजर हैं। ये ऐप कितनी खतरनाक है ये समझने के लिए आपको इनके डाटा कलेक्शन के बारे में जानना होगा। तो आपको ये भी बताते हैं कि ब्लोजी प्रो के पास 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का डाटा है, चमेट के पास 1 करोड़ से ज्यादा, वाका प्ले के पास 50 लाख से ज्यादा लोगों का डाटा है, तो ब्यूटी प्लस के पास 1 करोड़ से ज्यादा और सबसे ज्यादा यूकेम के पास 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का डाटा है। इनमें से ब्यूटी प्लस और यूकेम को सरकार बैन कर चुकी है, फिर भी ये दूसरे नाम और दूसरे पते से भारत की मार्केट में आ चुका है। चीनी ऐप्स आम लोगों को ही निशाना नहीं बना रही, इनके निशाने पर सेना से जुड़े लोग भी हैं। चीन भारत के आम नागरिक से लेकर सेना से जुड़े लोगों का डाटा चोरी करता है। इसके लिए वो सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के साथ आघात कर सकता है, आप सावधान रहें। आरयू लोन, एक्स ट्रेड, वाका प्ले जैसी लोन, ट्रेडिंग और चैटिंग ऐप जैसे हमारे जीएसटी सिस्टम आरबीआई नियम को तोड़ रही हैं। एक फर्जी लोन ऐप मुथूट के नाम से है जिसने हूबहू पहचान चुराई है। वाका प्ले यूपीआई से पेमेंट तक ले रहा है। कुछ ने तो आरबीआई का फर्जी और बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सर्टिफिकेट यानी एनबीएफसी सर्टिफिकेट ही बना लिया है। चीनी अपनी ऐप्स को प्रॉक्सी नाम से और पते से चला रहा है, जिसकी पहचान कर सरकार को बंद करना होगा और इन्हें रोकना बहुत जरूरी है और अपनी सिक्योरिटी नेटवर्क को मजबूत करना होगा। अगर जल्द ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेल हो रही है वैसे वैसे फ्रॉड की तादाद भी बढ़ रही है। तो न्यूज़ इनसाइट में आज इतना ही। उम्मीद है आपको न्यूज़ इनसाइट में हमारे विश्लेषण पसंद आए होंगे। आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। और अब आगे की सारी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24 के साथ।